हेलो दोस्तों, वंडर टिप चैनल के वंडरफुल फ्रेंड्स, मेरे दर्शकों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम एक नया एपिसोड लेकर आ रहे हैं। और उस नए एपिसोड में स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले बच्चे, लड़के लड़कियां के लिए काफी ऑप्शंस आएंगे। और मैं तो चाहता हूं अपने देश को, मोदी जी के भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए जबरदस्त, मतलब जो पूरी दुनिया में छा जाए, गुरु देश बन जाए, उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आज मैं एक आपके लिए शानदार गेस्ट को लाया हूं, जिनका नाम है अंतरिक्ष गर्ग, जो कि अपनी श्री एजुकेशनल हब के नाम से अपनी एकेडमी चलाते हैं, जिसमें बच्चे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस और कोई भी चीज हो, उसके लिए बराबर रेगुलर क्लासेस कोर्सेज देते हैं पूरे इंडिया लेवल पर। तो मैं चाहूंगा कि आप इनके साथ जुड़ें, इनकी पूरी डिटेल दी जाएगी। तो आज हम क्या सभी ताली बजाकर स्वागत करके दिल से ऐसे अधिकारी का स्वागत ना करें? सो आई एम वेलकमिंग हिम अगेन। नमस्कार अंतरिक्ष जी, आइए नमस्कार मेरे सर, साथ। नमस्कार। थैंक यू। और अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए मेरे साथियों को, मेरे व्यूअर्स को। सर, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं बधाई देना चाहूंगा। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप ऐसा शुभ कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत में इसको आप उजागर करने का काम कर रहे हैं, हम शिक्षकों के माध्यम से। तो सबसे पहले तो सर, आप बधाई के पात्र हैं। आपके चैनल से जुड़े हुए हर एक दर्शक को मैं बधाई देना चाहूंगा। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम अंतरिक्ष कुमार गर्ग है और मैं जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आता हूं। दोस्तों, श्री एजुकेशनल हब के माध्यम से मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूं, जिसमें की सारी ऑनलाइन कोर्सेज की फैसिलिटी आपको दी जाती है। ज्यादातर एकेडमिक्स में क्या होता है कि सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है आपको। हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज, चाहे वो फिर गवर्नमेंट वनडे एग्जाम्स के हों, सिविल सर्विसेज के हों, जुडिशरी के हों, या फिर आपका एकेडमिक बोर्ड हो, या तो फिर आप किसी भी यूजी पीजी कोर्स में हो, आपको हर एक कोर्स की फैसिलिटी मेरी वेबसाइट www.shrieeducationalhub.com के माध्यम से आप अपने घर बैठे तैयारी कर पाएंगे। और बहुत ही कम चार्जेस हैं हमारे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा जो है वो हर घर तक पहुंचे। खास तौर से जो लड़कियां पढ़ पाने में असमर्थ हैं, जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, या बिल्कुल गरीब शोषित वर्ग के बच्चे हैं, उन तक भी शिक्षा पहुंचे, ये हमारी एकेडमी का एक प्रयास है, एक माध्यम है वीरेंद्र चौधरी जी के माध्यम से, कि हम आप तक अपनी पकड़ बना पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू अंतरिक्ष जी। अब आपका स्वागत है विधिवत हम इस पॉडकास्ट के जरिए में, क्योंकि ये पॉडकास्ट मैं कम से कम 40 लाख लोगों के सामने लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब सोशल मीडिया चैनल पर लाऊंगा। और आपकी भी पूरी जो भी आपके साथी हैं, आपकी कम्युनिटीज हैं, आपके ग्रुप्स हैं, उनमें डालिए, जिससे कि हम भावी भारत के, शानदार भारत के, इनक्रेडिबल इंडिया के युवक वर्ग को आगे लेकर आ सकें। मेरा और आपका मकसद सेम है। थैंक यू वेरी मच, वेलकम अगेन। एंड जी नाउ, धन्यवाद सर, थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो आप ये बताइए, जिस तरह गांव की बैकग्राउंड आपकी रही अंतरिक्ष जी, तो आपके बचपन ने आपकी शिक्षा की यात्रा को कैसे प्रभावित किया? सर, जब बच्चे का जन्म होता है तो माता और पिता उस बच्चे के प्रथम गुरु हैं। नो डाउट कि ईश्वर अपने आप में एक संपूर्णता है। हम्म। ईश्वर का होना एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमें संकेत देता है, लेकिन माता पिता का एक अहम रोल होता है। बच्चा, क्योंकि एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है सर, उसको राइट। शेप देने में माता जो है, कहा गया है माता को कि माता प्रथम शिक्षक है बच्चे की। तो मेरे हमेशा शिक्षण का जो मेरा कार्य रहा, जो भी जितना भी अध्ययन अध्यापन का मेरा कार्य रहा है, या जो मैं आज कार्य कर रहा हूं, उसमें मेरे माता पिता की मुझे बराबर प्रेरणा मिलती रही है। और मेरे गुरु के रूप में मैं अपने माता पिता को ही देखता हूं,
जहाँ की मेरी स्कूलिंग वो खतौली कस्बे में, हमारा ये कस्बा है खतौली जो जिला मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश में। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो हमारे यहाँ पे है शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज। तो उसके प्रधानाचार्य जी हैं श्री कांता स्वरूप सिंगल जी, उनकी देखरेख में मेरा जितना भी इंटर तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने यूजी पीजी कोर्सेज में हमारे यहाँ कुंद कुंद जैन डिग्री कॉलेज है, वहां से स्नातक और स्नातकोत्तर वर्ग की मैंने वाणिज्य संकाय से उपाधियां प्राप्त की हैं। तो अब मेरा मकसद 2014 में करीब ये था कि मैं कहीं अध्यापन कार्य करूं। तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में जो सिविल सेवा की तैयारी कराते हैं, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, वहां मुझे अध्ययन अध्यापन कार्य करने का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हुआ संस्थान के माध्यम से। और मैं कई उन बच्चों का मार्गदर्शन कर पाया जिनके घरों में सिविल सेवक बनने का एक सपना पलता है। हम्म। आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैंने 3 साल तक करीब दिल्ली में रह के वहां अध्यापन का कार्य किया, अध्ययन का कार्य किया साथ ही साथ। उसके बाद फिर 2017 में यहाँ जिला मुजफ्फरनगर में मैंने खुद की ऑफलाइन एकेडमी स्टार्ट की। हम्म। वहां ग्रामीण अंचल से आने वाले कई छात्र छात्राओं की बहुत कम फीस में हमने उनको पढ़ाया। उसमें गवर्नमेंट वनडे एग्जाम्स की हम बात करें या सिविल सेवा की हम बात करें, हम्म। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज में असमर्थता दिखाई, क्योंकि मैं वो चीज जान पा रहा था कि मैं यहाँ रह के केवल एक विशेष क्षेत्र की या उस क्षेत्र से आने वाले बच्चों की मदद कर सकता हूँ। तो हमेशा मेरे मन में ये सवाल था कि मैं पूरे भारत में जो खासतौर से जो आपका पिछड़ा हुआ जो इलाके होते हैं, कई आदिवासी इलाके हैं और कई जगह ऐसी हैं जहां से कि बच्चे दिल्ली आके और काफी सारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति है, मुखर्जी नगर जो दिल्ली का क्षेत्र आप देख पाए तो वहां सिविल सेवा की आपको हर स्टेट का बच्चा आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। मैं काफी बार उन बच्चों से बातचीत करता था, तो बातचीत के दौरान मुझे ये महसूस होता था कि ये बच्चे इतना दूर लाखों रुपए की फीस खर्च करने के बाद आज यहाँ मौजूद हैं, और उसके बाद भी अगर इनके हाथ असफलता लगती है तो बहुत ज्यादा आजकल देखने के लिए मिलता है कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली, अपनी जिंदगी से निराश हो गए क्योंकि वो इसको अपनी असफलता के रूप में देखने लगे। हम्म। तो मैं अगर इतना कर पाऊं कि उन लोगों को, उन बच्चों को आर्थिक रूप से, ये जो कोर्स 2 से 3 लाख रुपए का वो खर्च करते हैं, मात्र 2 से 3 हजार रुपए में एनसीईआरटी के सारे बेसिक्स, रेफरेंस बुक्स और उनको क्या पढ़ना चाहिए, हम्म। इसका एक एंटायर एक सिलेबस जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है, वो हम उस तक पहुंच बनाने का कार्य देश के हर बच्चे तक हम करें। राइट, तो राइट। ये मेरी एकेडमी का अपना एक सपना है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसका फायदा अंतरिक्ष जी सबको मिलने वाला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। कॉमर्स से सिविल सेवा शिक्षा की ओर आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? सर ये एक बहुत ही रोचक प्रश्न आपने पूछा है और इसका मैं जवाब आपको दूंगा जरूर। मेरी जो मेरे पिताजी का हमेशा से ये कहना था कि भाई हम दुकानदार हैं, आप, मेरा नाम भी है अंतरिक्ष गर्ग है, तो हम्म। मैं वैश्य समुदाय से आने वाला व्यक्ति हूँ। तो हम जो है हमारे परिवार में कभी कोई नौकरी करता नहीं। हम्म। तो मेरे पिताजी मुझे हमेशा से ही प्रेरित करते थे कि भाई नौकरी नहीं करा करते, और कल तुम दुकान पे बैठोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हें कॉमर्स का ज्ञान होना चाहिए, हर एक व्यापारी हर एक बनिए को कॉमर्स का ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने ये देखते हुए मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वाणिज्य के तौर पे कराई। ठीक है। हालांकि स्कूल से मुझे हमेशा प्रेरणा मिली, माता पिता से भी ये प्रेरणा मिली कि भाई तू 11th में साइंस कर ले, साइंस स्ट्रीम ले ले, पीसीबी कर ले, पीसीएम कर ले। क्योंकि मेरे माता पिता ने कभी भी मुझ पे ये नहीं किया कि तुझे ये चीज करनी चाहिए, उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो तुझे अच्छा लगे वो कर। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मेरा अपना ये था कि मैं बीकॉम एमकॉम करके और सीए परीक्षा में प्रयास करूं। राइट। लेकिन उस दौरान चीजें इस तरीके से हुई कि 2014 में एक प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा मुझे टीचिंग के लिए बुलाया गया, जीएस सब्जेक्ट के लिए स्पेशल। मैं रीजनिंग पढ़ाना चाहता था वहां, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जीएस पढ़ाइए, वो मेरे अंदर की योग्यता देख पा रहे थे। अब उन्होंने जीएस के दौरान जब मैंने चीजों को पढ़ा, और इतिहास मेरा शुरू से ही एक रोचक विषय रहा है, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी,
ठीक है। इतिहास और राज व्यवस्था के माध्यम से मैं देश की स्थिति को समझने लगा, करंट अफेयर्स के माध्यम से। तो मुझे वो रोचक लगने लगा सर। हम्म। और उसके बाद मैंने वहीं से डिसाइड किया कि मैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए मैं जाऊंगा। मैं सिविल सेवा परीक्षा में तैयारी के लिए मैं पढ़ाऊंगा भी और पढ़ूंगा भी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वंडरफुल। तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताइए, दिल्ली में पढ़ाने के दौरान सबसे बड़ा अनुभव आपका क्या रहा? दिल्ली में पढ़ाने के दौरान सर सबसे बड़ा अनुभव मेरा ये रहा कि मैं वहां देखता था बच्चों के चेहरे पे हताशा। मैं ये देखता था कि लाखों विषय, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बच्चों के मन में एक तो ये डाउट बना रहता था कि हर एकेडमी एनसीईआरटी तो कहती थी कि अब हम्म। एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यादातर बच्चों के मन में ये बात थी कि सर एनसीईआरटी को हम किस तरीके से पढ़ें। बच्चे 3-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको एनसीईआरटी का नहीं पता, उनको आंसर राइटिंग का नहीं पता, आंसर राइटिंग हम किस तरीके से करें, हमें कैसे करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए उपयोगी हैं। हम्म। कई बच्चे आगे मुझसे पूछते थे कि सर ऑप्शनल हमारा क्या होना चाहिए, हम्म। ऑप्शनल का चयन हम कैसे करें। देखिए राइट। सिविल सेवा परीक्षा की जब हम बात करेंगे तो उसमें वैकल्पिक विषय अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है सर। राइट। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगा कि मैं अपनी एकेडमी के माध्यम से एक दिन इन सभी बच्चों की मदद कर सकूं, हम्म। तो मेरा जीवन में अपने आप, अपने जीवन में सफलता उसको अपने जीवन की मानता हूं और मेरा जीवन सार्थक होगा इस माध्यम से। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला कोचिंग सेंटर खोलते वक्त आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? पहला कोचिंग सेंटर खोलते वक्त मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि वहां के जो बच्चे थे उनके मन में ये विश्वास जगा पाना कि आई एम द राइट पर्सन, मैं हम्म। ही वो व्यक्ति हूं जो आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचा सकता है। हम्म। शुरुआत अगर हम करें सर, तो शुरुआत में मेरे पास 4 विद्यार्थी एनरोल हुए थे ओके। और मात्र 10 दिन का डेमो लेने के बाद मेरे पास उसी सेंटर पे 60+ विद्यार्थी आ चुके थे, क्या बात है। 60+ स्टूडेंट। और बिल्कुल। जब मैंने वहां से 3 साल सेंटर चला के बंद करा था, तो मैंने करीब वहां 700 से 800 बच्चों का मार्गदर्शन करने का कार्य किया है। बहुत खूब। बहुत खूब। वेरी गुड। तो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस था, आपका पैशन था, उसमें आपका लगाव था, और वही बच्चों को चाहिए। आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर जोश अभी भी कूट कूट कर भरा हुआ है। और मैं बता दूं अंतरिक्ष भाई, कि जब तक आप जोश में नहीं हैं, एक्साइटमेंट में नहीं हैं, बच्चों को वही चाहिए। क्योंकि बच्चों को हमें अपने हिसाब से ढालना है। वो तो जैसा आपने बताया ना, मिट्टी के घड़े हैं, हमें तो जी उसको अच्छी तरह से टैपिंग करनी है, अंदर हाथ लगा के ऊपर से हथौड़ा मारना है, जिससे कि जी वो अपनी जिंदगी में शानदार बन पाए। वंडरफुल। जी। तो अभी ये बताइए कि जो सिविल एजु बेस एकेडमी में छात्रवृत्ति कैसे दी जाती है? अब तो आप इसका नाम भी चेंज कर रहे हैं, अब आप इसका नाम बदल ही रहे हैं, जो बताया आपने। ये जरा थोड़ा सा छात्रवृत्ति के बारे में बताइए। सर ये ऐसा हुआ था कि सिविल एजुबेस आईएएस पीसीएस एकेडमी से हम ये नाम चेंज करने की जरूरत इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि सिविल एजुबेस आईएएस पीसीएस एकेडमी, यहाँ जो बच्चा था उसका कहना था कि सर आप सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कराते हैं, आप न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। तो सर जो हमारे क्षेत्र में ज्यादातर आने वाले बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, यूपी पुलिस की। तो उनका कहना था कि सर हमारे लिए भी आप कुछ करिए। दूसरी चीज ये है सर कि ये जो श्री एजुकेशनल हब है ये मैंने अपनी बेटी के नाम पे रखा है। मेरी बेटी का नाम है श्री गर्ग। तो वेरी गुड। मैंने उसके नाम पे इसको किया है श्री एजुकेशनल हब, जिसकी वेबसाइट 25 नवंबर 2025 को लॉन्च होने जा रही वेरी गुड। मुबारक। है। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। वेरी गुड। तो अब आप ये बताइए, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और अध्यात्म, आपको इनमें से सबसे खास और प्रिय क्या लगता है? सर आध्यात्मिक की अगर हम बात करें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण की पूजा हम करते हैं। हमारे इष्ट हैं विष्णु भगवान। तो हमेशा सुबह पूजा करके घर से निकलना, उसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल होना, अध्यात्म का एक बहुत ज्यादा प्रभाव मेरे जीवन के अंतर्गत है और काफी पॉजिटिव एनर्जी मैं महसूस करता हूं। अगर हम शिक्षण कार्य की हम बात करें तो शिक्षण कार्य में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये जो विषय है ये सुनने में आपको ऐसा लगता है कि ये अलग अलग विषय हैं, लेकिन जब सामान्य अध्ययन आप पढ़ने लगते हैं और आपका ज्ञान थोड़ा बढ़ने लगता है इस विषय में,
तो आपको पता चलता है कि ये सभी विषय एक दूसरे से इंटरलिंक है। वेरी गुड। और अंतरिक्ष जी, एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये सिर्फ किसी सर्विस में, बिजनेस में या स्टूडेंट्स में ही इस अध्यात्म की जरूरत नहीं है। अध्यात्म की जरूरत मैंने, क्योंकि कई कोर्सेज किए, कोचिंग के साथ, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के साथ रहा, तो मैंने देखा है लाइव कोचेज के साथ कि दिन की शुरुआत वो ग्रेटिट्यूड से, कृतज्ञता से करते हैं। और उसके बाद जब भी समय मिलता है वो अपने ईश्वर को हाजिर नाजिर मानते हुए अपने हर सॉल्यूशन की मतलब हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लेते हैं। जी। इसलिए ये हर फील्ड में है। अध्यात्म के बिना, अध्यात्म विकास के बिना हम नहीं कर सकते। और जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, 7-8 काम जो मैं कर रहा हूँ: एडिक्शन फ्री लाइफ, स्ट्रॉन्ग बॉडी, मेडिटेशन फ्री लॉन्जेविटी, अबंडेंस, ये सारी चीजों में जबरदस्त प्रभाव अध्यात्म का पड़ता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। और मैं जी। सभी अपने दोस्तों से, सहयोगियों से और सभी से कहूंगा कि कम से कम 5 से 10 मिनट अध्यात्म शुरू कर दो। मंजिल आपकी जेब में होगी और टारगेट आपके दिमाग में। आपको रात को सपने नहीं, दिन में सपने दिखाएंगे। मैं स्टूडेंट वर्क से तो खास तौर पर ये बताना चाहता हूँ। थैंक जी। यू। और अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या है? और खास तौर पे जो आपका एरिया है, खतौली या पूरा यूपी मान लो, उत्तरांचल, ये सारे एक ही थे, तो इसमें जो आपका पॉलिटिकल कहना चाहिए जो सिनारियो है, उसमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कैसे उनको हम सफलता की ओर ले जाएं, इसमें आपका क्या कहना है? सर, राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की एक अहम भूमिका है। देखिए, जितनी भी आप, जब हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो हम उसमें ज्यादातर बात करेंगे, जैसे हम बात करें HSRA एक संगठन था भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, अभिनव भारत सोसाइटी जब हम वीर सावरकर जी की बात करेंगे, या कई सारे आपके जो अखबार थे, पत्र पत्रिकाएं थी, उस वक्त दौर था। और एक मॉडर्न हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण घटना है, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था ब्रिटिश सरकार ने। ओके। तो उसका एक महत्वपूर्ण क्या है कि कलम की ताकत एक सबसे बड़ी ताकत है। और बाबा साहब अंबेडकर की एक बात मुझे सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है, वो उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप देखिए, सुधांशु त्रिवेदी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, वो राइट। हर चीज पे एक सटीक और तर्कपूर्ण जो है उत्तर देने का कार्य करते हैं। तो बिल्कुल। आपको ये शिक्षा जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, इसका एक परफेक्ट जीता जाता है एग्जाम्पल आपको मिलता है सुधांशु त्रिवेदी जी के रूप में। और मैं राष्ट्र निर्माण के रूप में कलम की ताकत को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। देखिए, बंदूक की ताकत भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि कलम की ताकत। कलम अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, एक शिक्षा की एक मशाल जलाने का काम करती है। राइट। बहुत सही बात। वेरी गुड। तो मुझे अब ये बताइए, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मान जो आपको मिला, उसने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला? सर, जब ये प्राइजेस मिलते हैं, जो पुरस्कृत किए जाते हैं, मुझे कई सारे पुरस्कार मिले हैं। चाहे मैं रविंद्रनाथ टैगोर ग्लोबल पीस अवार्ड की बात करूं, या नेशनल अडॉप्शन डे पे पेट्रोटिज्म एक्सेलेंस अवार्ड की मैं बात करूं, तो ये सारे पुरस्कार कहीं ना कहीं अंदर एक आत्मविश्वास का एक भाव जगाते हैं, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। हम जब आज मोदी जी 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जीत के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी घटक दलों को, उनके कार्यकर्ताओं को तहे दिल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से। इसी के साथ जब हम बात करते हैं 2047 में विकसित भारत की, जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो वहां एक ये महत्वपूर्ण चीज के रूप में उभरता है सर। वेरी गुड। और अभी हमने ये भी देखा है अंतरिक्ष जी, कि वर्ल्ड कप वुमेन्स का हम जीते। भारतीय जी। बेटियों ने स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और देश भावना को लेकर किस ढंग का जज्बा दिखाया है। बेटियां बेटों से कम नहीं। और जब हमारी इस विकास के अंदर बेटियां और बेटे इकट्ठे लगेंगे, मतलब उस प्रगति के पथ पर,
तो क्या हमारे देश को कोई गुरु दोष बनने से रोक सकता है? जी कदापि सर। नहीं। तो इट विल बी अ जी वंडरफुल जेस्चर। तो इसी की सीरीज में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपने हब बनाया है एजुकेशन का, इसमें छोटे शहर, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस की तैयारी के लिए एक जरूरी सलाह क्या देना चाहेंगे? सर, मैं ज्यादा से ज्यादा सभी जो बच्चे जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको संबोधित करते हुए आपके चैनल के माध्यम से केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप हमेशा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और कंसेप्चुअलाइजेशन के साथ पढ़िए। देखिए, किसी भी जो आयोग है किसी भी एक किताब का सहारा नहीं ले रहा है प्रश्नों को डिजाइन करने में। जो प्रश्न है वो स्टैटिक और करंट को साथ में इंटरलिंक करके पढ़िए। और हमेशा जो आपका याद करने का सेशन हो वो हमेशा सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में करिए, क्योंकि वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। सी सेट पे ज्यादा फोकस करिए, प्रैक्टिस आपके लिए नेसेसरी है। और आंसर राइटिंग साथ साथ में करते रहिए। यही सिविल सेवा में सफलता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। वैकल्पिक विषय का चयन करते वक्त किसी की मत सुनिए। अपना अपने विवेक से, अपने धैर्य से काम लीजिए और सुनिए सबकी पर करिए अपने मन की। एक बात है, एक कहावत कही जाती है, तो राइट। उसी चीज को अपने जीवन में आपको फोकस रखना है। सिविल सेवा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। डेली आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखना है दोस्तों। तो सिविल सेवा की तैयारी में आप तभी सफल हो पाएंगे जबकि कंटिन्यूटी लगातार आपकी रहेगी। वेरी गुड। और किसी भी देश के भविष्य में अगर उसका देश का शानदार निर्माण करना है, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं, ये बहुत ही बड़ी ताकत होते हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए आपका जो एजुकेशन हब है, जो आपने अभी लॉन्च कर रहे हैं जिसकी वेबसाइट को, उसका भविष्य आप कैसा देखते हैं आने वाले 3 4 5 साल के अंदर? सर, मैं देखता हूं कि वैसे कई मार्केटिंग जो एजेंसीज हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो हमारा लक्ष्य है इसको भारत के हर कोने में, हर गली में, हर गांव तक, हर कस्बे में पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। और इसको आने वाले समय में, आने वाले 3 से 4 साल में मैं इस तरीके से देखता हूं कि आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है वो श्री एजुकेशनल हब को एक हम्म। राष्ट्र निर्माण की प्रगति में सहायक के तौर पे देखने का काम करेगी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो मेरा क्या कहना चाहिए, मेरा मेरे दर्शकों की ओर से, मेरे चैनल की ओर से आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ। जो आपने धन्यवाद। सोचा है वो कर पाए, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है अपने भारत को एक महान देश, गुरु देश बनाना। वंडरफुल। और जैसे बच्चे हमारे इन क्या नाम है एजुकेशन हब से निकलते रहेंगे, वो एक देश का निर्माण कर पाएंगे। और इसको अभी एक क्षेत्र से लेकर पूरे भारत के अंदर हमें इसको विकसित करना है। और इसमें जी मेरी सेवाएं आपके साथ रहेंगी। तो जी, अभी हम, धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी हम अपने दोस्तों को ये बता दें कि अभी तक आपने थोड़े से कठिन क्वेश्चन सुने थे। अब फन वाले क्वेश्चंस, रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे 5 6। तो आप जरा तैयार रहिए, अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट को ढीला मत होने दें, नहीं तो हवाई जहाज में यानी कि कंसंट्रेशन में व्यवधान पड़ सकता है। यस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, अंतरिक्ष जी। आप एक युवा अधिकारी हैं, तो मुझे बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो क्या है? सर, मेरा सबसे पसंदीदा विषय जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था है। क्या बात है! वेरी गुड। भारतीय राज्य व्यवस्था से हमें ब्रिटिश काल के द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में पता चलता है, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, चार्टर अधिनियम रहे हो, उनकी व्यवस्थाएं कैसी थी, वो क्या करना चाहते थे। और उसके बाद जो हमारी संसद का स्ट्रक्चर है, संसदीय प्रणाली जो कि हमने ब्रिटिश सरकार से ली है, या हमने कई जगहों से कई सारी चीजें इस संविधान में अडॉप्ट की हैं। हमारे यहाँ क्वासी जुडिशियल बॉडी और न्यायिक संस्थाएं, आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण, या मौलिक कर्तव्यों की हम बात करें, मौलिक अधिकारों की हम बात करें, या हम संघ के स्ट्रक्चर की बात करें, 8वीं अनुसूची की हम बात करें, दल बदल कानून की हम बात करें, या हम त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की हम बात करें, मुझे ये सभी चीजें बहुत ज्यादा प्रेरणा देती हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो एक छोटा सा जवाब दीजिए
कि जीवन बदलने की सबसे पहली किताब जो आपके मन पे अमिट छाप छोड़ती है वो कौन सी है आपकी? जीवन बदलने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण किताब है सर, वो इंडिया आफ्टर नेहरू मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि 300 साल की गुलामी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, उस हम्म, समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि इस अर्थव्यवस्था को, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देश आजाद साथ में हुए थे, और आज आप दोनों की स्थिति को देख सकते हैं कि दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, इसमें क्योंकि कोई। हमारे यहाँ हमेशा कृषि की बात हुई है, किसान की बात हुई है, वर्तमान में एनडीए सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, अब मेड इन इंडिया की बात होने लगी है। तो राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक सबसे बड़ा संकट था कृषि, कृषि को अप्लाई करने का, कृषि को इस गहरे संकट से उबारने का। तो उस राइट। समय की जो परिस्थितियां थी, मेरे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, लोकदल की राजनीति, ग्रामीण भारत की आवाज। जो क्या बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी बच्चे उसको किताब को पढ़ना चाहें, उस किताब को पढ़ने का कोई एक विशेष वर्ग नहीं है, जो भी इतिहास को जानना चाहता है। राइट। उसमें केवल मैंने ये चीज समझाई है कि किसानों की स्थिति क्या थी ब्रिटिश काल के दौरान, किस तरह की भू राजस्व व्यवस्थाएं थी जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के किसानों पर लागू की थी, राइट। किसान किस तरीके से दुर्दंत था। हम्म, उसके बाद जब आजाद हुआ भारत, तो किसान की आवाज जगाने के लिए, किसान की आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम किया था भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने, जो बिल्कुल। काफी महत्वपूर्ण पदों पे भी रह चुके हैं, और देश के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ली थी। तो चौधरी चरण सिंह जी के जीवन का व्यक्तित्व मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर गांधी, अगर हम गांधी जी की बात करें तो वो हमेशा अहिंसा और सत्य की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। राइट। इस राइट। तरह की जो चीजें हैं वो जीवन के दर्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने का काम करती हैं, और सिविल सेवा की सफलता में ये सभी सूत्र बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे एक चीज और बताइए कि सिविल सेवा अभ्यर्थी के लिए सबसे जरूरी माइंडसेट की क्या क्या बातें हैं? दो तीन चीजें शॉर्ट में बता दीजिए। सिविल सेवा अभ्यर्थी को सबसे पहले ये, जो उसने मन बना लिया कि मुझे सिविल सेवा में जाना चाहिए, तो राइट। उसके बाद उस कंटिन्यूटी पे काम करता रहे। नोट्स बनाए, बहुत ही शॉर्ट्स में आपके नोट होने चाहिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं बहुत ही शॉर्ट में होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, मान लो आप संसद भवन पे लिख रहे हैं, या संसदीय प्रणाली है, या मौलिक अधिकार पे आप नोट्स बना रहे हैं, तो टू द पॉइंट्स लिखिए उसे। क्विक रिवीजन में आपको आसानी मिलेगी, साथ ही साथ में आंसर राइटिंग का पैटर्न आपको लगातार फॉलो करते रहना चाहिए। कोई भी एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो निरंतरता के साथ बनी रहे। वेरी गुड। इसमें मैं एक दिन चाहूंगा कि आपके साथ मैं किसी मंच को शेयर करूंगा, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, जिसमें कि हम लोगों को बता सकें कि भाई क्या क्या तैयारी करनी है। जितना लोगों, क्योंकि सबसे पहले तो ये कठिन बहुत लगता था लोगों को आईएएस आईपीएस बनना, और आप जैसे अच्छे समझदार जो पढ़ाने वाले जब आ जाएंगे इस मैदान में, तो शायद उस गैप को हम कम कर पाएंगे। वंडरफुल। नाउ नेक्स्ट बताइए कि अंतरिक्ष जी, आपकी क्या आदत है, चाय पीने की या कॉफी की चुस्की लेने की? सर मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है, लेकिन कॉफी ज्यादा सूट नहीं करती है, बीपी की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो इसलिए मुझे चाय ज्यादा अच्छी लगती है। वेरी गुड, वंडरफुल। और मैं बता दूं कि मैं चाय और कॉफी कुछ नहीं लेता, इन सब से बचा हुआ हूं आज जीवन के 62 साल के होने के बाद। वैसे 62 बायोलॉजिकल है, अगर मैं कहूं तो एज इज ए नंबर। इसको रिवर्स करके देखो जरा, इट कम्स टू 26। तो आप और हम करीब करीब सेम एज के हैं, शायद मैं आपसे कुछ छोटा हूं। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये जिंदगी की है अच्छाई और सच्चाई। अब आप ये बताइए, आपने इतने अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए, इतना कॉन्फिडेंस लिया कि आपने एक एजुकेशन हब बना दिया, तो आप अपनी सफलता का श्रेय, जो आपकी मेन दो आते हैं उनके बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय जो जाता है वो केवल और केवल मेरे माता पिता को, या उस परम पिता परमात्मा को है,
जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठ के पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, उसमें पूर्ण रूप से मैं कहूंगा मेरा जो योगदान है वो मेरे माता और मेरे पिता का है, जिनसे हमेशा निरंतर मुझे प्रेरणा मिलती रही है शिक्षण कार्य की, बहुत अध्ययन करने की, अध्यापन की। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि भाई तू ये चीज कर ले। उन्होंने हमेशा मुझसे पूछा कि तू क्या करना चाहता है। तो राइट। ये सबसे एक महत्वपूर्ण चीज थी सर मेरे साथ। बहुत बढ़िया। अभी आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और सभी दर्शकों को मैं कहूंगा अपने क्वेश्चन आंसर जरूर लिखना, जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ाकू हैं, जो आईएएस आईपीएस ये सारा यूपीएससी के एग्जाम देना चाह रहे हैं, अपने क्वेश्चंस इतने पूछो, आपको 24 घंटे के अंदर उनका जवाब दूंगा। कल सुबह ये लाइव हो जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन लास्ट का, यदि आप एजुकेटर ना होते अंतरिक्ष जी, तो आप क्या होते? सर अगर मैं शिक्षक ना होता तो मेरी रुचि राजनीति में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे भारतीय राज व्यवस्था पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड। तो शायद मैं राजनीति में होता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वंडरफुल। और बड़ा जोशीला भाषण आपने दिया, मतलब बड़े तत्पर स्वभाव से आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए, और मेरे सभी दर्शकों को जबरदस्त पसंद आए हैं, आएंगे। और मैं सभी को बता दूं कि आपको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करनी है, और ये जो आपका माइंडसेट है, ये कुछ भी बदल सकता है। हर सफलता असफलता के पीछे 90 to 95% रोल इसका है, बाकी सारे सिस्टम्स और रिचुअल्स हैं। और आपने जो बहुत अच्छी बात कही अंतरिक्ष जी, की सुबह 4 से 6 आप पढ़ लो, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई आपको मीलों आगे ले जाएगी, जो रात को जी। पढ़ना चाहते हैं। वंडरफुल। और एक अपना सारा सिस्टम बॉडी का बहुत बढ़िया चलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं अपने मंच से, वंडर टिप चैनल से, आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप आए, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में समय निकाला, और हमारे बच्चों को, हमारे दर्शकों को इसका भरपूर फायदा मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद नमस्कार। सर, धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद। I've come from Chandigarh just to meet you all. Thank you. My lecture is over. So, now what I want to tell, I am Unicorn CEO